हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। देखिए, आज मैं छांट छांट कर आपके लिए बायो के वो क्वेश्चन लाया हूं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो अब आपको टॉपर्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए टॉपर्स की कहानी ही पढ़ लेते हैं। आज मैं हर साल आने वाले क्वेश्चनों पर प्रकाश डालने वाला हूं, अर्थात इस वीडियो से जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये मेरा 100% वादा है। अब पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट के लाया हूँ। अब बात बनती है कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्नीय और तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि इस वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है, चाहे बहुविकल्पीय की बात करो, चाहे अति लघु की बात करो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय के प्रश्न की बात करो, चाहे वो 1 नंबर के हों, 2 नंबर के हों, 3 नंबर के हों। यानी कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक वो क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम में हर एक मार्क्स का आता है, हर बार आता है। तो मैं हर क्वेश्चन के आगे देखिए आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन आवा है या नहीं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए, इसी वीडियो का पहला सवाल ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहा। अगर आप इसके सन की बात करें कि क्वेश्चन ये कितनी बार एग्जाम में आया होता है कि 2003, 6, 9, 15, 19, तो ये रिपीट होता रहा है हर 4-5 साल बाद। तो इस साल आपको देखने को आपके सेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है आपके सामने ही प्रस्तुत हो जाए, आपको ये अपना क्या मुंह दिखा दे। तो चलिए इसके मुंह को बंद करते हैं, इसके क्वेश्चन का आंसर देके। तो यह गोमन, इनके गोमन प्रकार का भ्रूण कोश है। तो कैसे प्रकार का है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय या 8 कोशिकीय 7 केंद्रीय, सी है 8 कोशिकीय 8 केंद्रीय या 7 कोशिकीय 7 केंद्रीय। तो इसमें से राइट आंसर जो आपका होगा बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत इस टाइम कंटेस्ट ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो 7वें का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। क्लियर? अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एंड्रोजन स्रावित होता है, यानी कि एंड्रोजन जो है स्रावित होता है। किस में स्रावित होता है? देखिए 2020-23 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देखिए, इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो यह सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल इसका राइट आंसर, अगर बच्चे सही पहचान पा रहे हैं, यानी कि दूसरे का राइट आंसर बी, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या पुरुष से संबंधित है? यानी कि इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में पुरुष में से क्या संबंधित है वो आपको बताना है। जैसे गोलियां, ट्यूबे क्या है, ट्यूबे कैटामी और वैसे कैटामी। तो इनमें से कौन सा है राइट आंसर बताइए। तीसरे का बिल्कुल राइट आंसर सी सही पहचाना है, यानी कि तीसरे का सी, वैसे कैटामी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है बताइए। 2015 और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ वैसे भी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये उसी से भी रिलेटेड है। क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाए, यानी कि अनुवांशिकी जो पिता हैं उन्हें किसे कहा जाता है। इन तीनों में से कोई तो एक होगा। तो जैसे एरिक वान शेरमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल, कार्ल कॉर्नेस। तो कॉर्नेस। तो इसमें से चौथे का जो राइट आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल करेक्ट पहचाना। जो बच्चे बिल्कुल राइट करते जा रहे हैं बस देखते जाइएगा कितने आप सही कर रहे हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि कितने आपने सही आंसर इसका दिया है। तो चौथे का बी बिल्कुल राइट आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक के पिता कहा जाते हैं। तो चलिए आगे हम सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी कि 2018-22। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आया हुआ है। यार पेनिसिलिन की खोज तो बताइए फ्लेमिंग ने, वीजमान ने, स्मिथ ने। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर सही होगा। अगर आप ए बता रहे हैं तो सही है, अगर आप बी और सी बता रहे हैं तो अपने गाल और हाथ दोनों एक साथ मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? सही है। तो इसका रासायनिक चाकू क्या है? लाइगेज, पॉलीमरेज या रेस्ट्रिक्स एंड्रोन्यूक्लिएज। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही पहचानने हो, अगर बच्चे बिल्कुल तैयारी सही कर रहे हैं 6 का सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब चलिए 1, 2, 3 नंबर वाले सवाल जो पेपर में हर बार, हर साल, हर बार, हर तरीके से बूझे जाते हैं, मोड़ तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत होते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस सवाल का भी निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा प्लाजिम्ड क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्लाजिम्ड है क्या, इसको आपकी आप परिभाषा कहो कि प्लाजिम्ड क्या है, इसकी परिभाषा दें, या प्लाजिम्ड क्या है स्पष्ट कीजिए। बात एक ही है। तो आपके सामने सन 2007, 8, 11, 17, 16, 17 तो बहुत बार आ चुका है। हो सके इस साल आपको देखने को मिल जाए। तो बिना किसी देरी के इसको भी समझते हैं। देखिए, ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिक कहते हैं। प्लाज्मिड्स प्राय कुछ जीवाणुओं व यीस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। उम्मीद है ये परिभाषा से समझ में आ गई होगी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोगैस क्या है। तो चलिए बायोगैस के बारे में भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बायोगैस के बारे में, देखिए मैंने सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अब तो दोस्तों में शेयर भी क्या करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे ये होगा जब आपकी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। जरा बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यानी कि बायोगैस जो है विभिन्न अलग अलग गैसों का मिश्रण जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन और 30 से 40% CO2 तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2O गैस पाई जाती है। क्लियर। बहुत आसानी से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। यानी कि जो मेंडल थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे में जो है कितनी जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। 2009, 12, 15, 18, 22 यानी कि हर 2 या 3 साल बाद देखने को मिलता है। तो हो सकता है 23 में ना, 24 में ना, 25 में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए इसको भी ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया, जैसे बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। क्लियर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में लिखा है मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो चलिए इसका भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका लीडिंग कोशिकाएं लेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है, जो नर के सहायक जन अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये कह अनिषेक जनन को परिभाषित करें। यानी कि अनिषेक जनन क्या है उसको परिभाषित करना है। 2020 और 22 में आ चुका है, यानी कि इम्पोर्टेंट बन जाता है इस साल। तो ये कह रहा है बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे आलू। उम्मीद है बहुत सरल भाषा में थी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये कह लिंग सहलग्न लक्षणों को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। तो चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों से होता है। ये लक्षण जो है लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते। उदाहरण वर्णात्मक तथा हीमोफीलिया। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कह रहा हूँ आपका खून पी जाएगा, सिर में दर्द कर देगा अगर आपने इसे छोड़ा तो मतलब पेपर आपका छूट गया, गोल्डन चांस खत्म, एक क्वेश्चन की वजह से। इसका पहले तो सनी देख लो, 2005, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16, 19, 22, 23, यानी कि कोई सन ऐसा ना बचा जिसके इसके दिखाई ना दिया। तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ये कह रहा डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। चलिए डीए एक तरफ लिखा मैंने डीएनए, एक तरफ लिखा आरएनए, तो इसका अंतर समझ लेते हैं। तो इसके अंतर को समझने के लिए आपको ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट समझना होगा। ये अगर मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। अगर मैं आरएनए की बात करूं, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो केंद्रक डीएनए पाया जाता है। क्लियर? तो ये आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। पहला अंतर तो ये हुआ। अगले अंतर की बात कर लेते हैं। अगला अंतर है इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। सही है, इसका पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। अगर मैं इस आरएनए की पूरे की बात करूं तो इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर देख लेते हैं। इसमें AGTC क्षारक पाए जाते हैं। अगर इसमें की बात करूं मैं आरएनए की, इसमें AGUC क्षारक अम्ल पाए जाते हैं। अगला, यह अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है और यह प्राय प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भाषा में है, बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश की है समझाने की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। 2016, 19, 20 और 22। तो चलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है समझ लेते हैं। यह डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। इसकी खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 में की थी। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आगे है डीएनए फिंगरप्रिंट की विधियां। तो चलिए इन विधियों को समझ लेते हैं। इनकी विधियां और उपयोग इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे सवाल मतलब सारे क्वेश्चनों का सारा जवाब दे दिया है। जैसे नंबर 1 विधि में जेल विद्युत कण संचालन करना। नंबर 2 डीएनए को पृथक करना, शुक्राणु, रक्त, कंकाल, इनको सबको अलग करना। अगला डीएनए को काटना, जैसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा, यानी कि कटता किसके द्वारा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर मैं उपयोग की बात करूँ तो चलिए उपयोग भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। पितृ निर्धारण करना, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करना। समझ गए होंगे, यानी कि जो हत्या होती हैं, बलात्कार होते हैं, उनको पहचान करना कि इसका डीएनए इसमें है नहीं है। व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट लगते हैं तो उससे साबित हो जाता है ये दोषी है या नहीं। इस तरीके की घटनाओं को डीएनए का उपयोग किया जाता है। अगर आगे की बात करें, बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, आपने देखा होगा जब कहीं बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस कारण कुछ लोगों की पहचान नहीं हो पाती, तो डीएनए ही उसकी पहचान कर पाते हैं, डीएनए से ही उसकी पहचान होती है। तो वही मैंने इसके में लिखा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। तो देख ले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। 2006, 10, 11, 15, 22। क्लियर? तो इसके देखते हैं। पहले देखेंगे समयुग्मजी। तो जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे उदाहरण लंबापन, बौनापन। सही है, इनके दो जीन समान होते हैं। इसका मतलब है अगर फैमिली में कोई लंबा है तो उसके माँ बाप या उसके परिवार का कोई बच्चा या परिवार का कोई सदस्य, उसमें लक्षण जरूर सेम होंगे। उसके अगर लंबा है तो लंबेपन के भी कहीं ना कहीं आएंगे, अगर बोना है तो बोने के। आपने देखा होगा कभी कभी लेडीज उनकी जो बच्चे होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपनी ज़्यादातर मापे जाती हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं संयोजी के लक्षण पाए जाते हैं। अगर माँ लंबी है तो बच्चे भी लंबे होने के चांस बन जाते हैं, चाहे वो पिताजी पे जाएँ या माँ पे जाएँ। तो यानी कि एक पे जरूर जाते हैं, या तो लंबा या बौना, ये उससे पता चल जाता है। अरे विषमयुग्मजी की बात कर लेते हैं। यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन असमान या अलग अलग के होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे संकर लंबाई पौधा, संकर लंबाई पौधा। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये मेंडल को प्रभावित के नियम को समझाइए। तो चलिए मेंडल के प्रभावित नियम को समझते हैं। अब इसको समझते हैं। प्रभावित का नियम,
चलिए मेंडल का जो प्रभावित नियम है इसको समझते हैं। जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संक्रमण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभावित का नियम कहते हैं। बहुत ईजी भाषा में है, सरल भाषा में सबको समझ होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, तो चलिए ध्यान से ही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आनुवांशिक रोग क्या है? डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं। यानी कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छुपा कर सबका आंसर एक जगह लिख दिया है। सन आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अब अगर आनुवंशिक रोग की बात करूं तो वे रोग जिनका वहन जीन्स या गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता। तो वर्णांधता का देखिए ये हमेशा माँ से आता है। अगर माँ में ही वर्णांधता की कमी है तो उनके बच्चों में, खासकर लड़कियों में ये रोग पाया जाता है, क्योंकि माँ से अपने बच्चों में ही चला जाता है। सही है। इसमें कलर में देखने में दिक्कत होती है। अगर माँ को कोई दिक्कत है तो जो माँ में आए तो उसकी माँ में भी होंगे, और जो उसके फिर उसके बच्चे उसकी लड़कियों में भी आने के चांस हो जाते हैं। क्लियर। ये ज़्यादातर लेडीज़ों में देखा गया है। क्लियर। आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं। डाउन सिंड्रोम, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं तो इसे हम डाउन सिंड्रोम या एकाधिक सूत्रता कहते हैं। इसमें मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसे 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं या हो जाते हैं, यानी कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो चलिए लक्षण को भी ध्यान से देख लेते हैं। इनकी गर्दन मोटी हो जाती है, यानी कि आपने देखा गर्दन कभी कभी बहुत मोटी हो जाती है। त्वचा खुरदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है। सेकंड है इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं।